हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं संजीव कुमार पाठक। टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि द्रव्य क्या है। इससे पहली क्लासों में आपने पढ़ा है कि द्रव्य कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सारा मैटर, वो सभी सब्सटेंस हैं। उन सारे सब्सटेंस को हम द्रव्य कहते हैं। एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम द्रव्य को सूक्ष्म विभाजित करते जाएं, जैसे कि उसे बारीक पीसते चले जाएं, तो सूक्ष्म जो कण प्राप्त होंगे, तो सबसे छोटे जो कण प्राप्त होंगे, तो उन्होंने उस सूक्ष्म कण को परमाणु कहा। तो ये सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण का ही नाम दिया गया परमाणु, एटम शब्द दिया गया। तो एटम के लिए फिर डाल्टन ने एक परिकल्पना की। डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य रहता है। परमाणु परस्पर मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु परस्पर मिलेंगे, विभिन्न पदार्थों के हो सकते हैं, मिलकर के क्या बना सकते हैं, अणु। समान हो सकते हैं या फिर असमान हो सकते हैं। और डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एक ही पदार्थ के परमाणु हैं, वो समान आकार के होते हैं और समान द्रव्यमान वाले होते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, इनको अलग अलग परमाणु रहते हैं। इन्हें हम ये परमाणु पूर्ण गुणक के रूप में संयुक्त होते हैं। इस तरह से इनके मुख्य जो सिद्धांत था वो ये था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल में, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बताया गया कि परमाणु को हम आधुनिक सिद्धांत विभाजित कर सकते हैं। एटम इज डिविजिबल, एटम है वो विभाज्य है, विभाजित किया जा सकता है और उसे विभाजित भी किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इन्हें हम मूल कण भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी द्रव्य के मूल कण कहा जाता है। तो मूल कण मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह स्थायी मूल कण है, स्थायी मूल कण होते हैं, परमानेंट। इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इसे ई से प्रदर्शित किया गया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि H पे एक धनावेश से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। 1H1 भी होता है, प्रोटियम वाला प्रोटॉन भी रहता है। न्यूट्रॉन N से प्रदर्शित करते हैं, इसकी खोज चैडविक ने की थी 1932 में। इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम आवेश होता है, इसे इकाई ऋण आवेश माना गया है, -1 इकाई ऋण आवेश दिया गया है इसका। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837, 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और न्यूट्रॉन का भी इससे प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस तरह से हमारे परमाणु को इन्होंने बताया कि परमाणु क्या है। मतलब सबसे पहले द्रव्य को अगर हम विभाजित करते जाएं तो हमें कण प्राप्त होते हैं, और कणों में भी उन्हें सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहा गया। परमाणु भी अगर परस्पर मिल जाएंगे तो अणु बना सकते हैं। समान प्रकार के परमाणु भी मिल सकते हैं और असमान प्रकार के परमाणु भी मिलकर अणु बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे। परमाणु आधुनिक सिद्धांत के अनुसार विभाज्य है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वास्तविक खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन दिया, इसलिए रदरफोर्ड को इसका श्रेय जाता है। न्यूट्रॉन बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से की गई थी,
इसमें न्यूट्रॉन उदासीन कण प्राप्त हुए थे। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। 1932 में चैडविक ने इसकी खोज की थी। इस तरह से अब हमारा ये परमाणु को विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इनका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग समान हैं और ये हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। अब हम आते हैं परमाणु के मॉडलों की। विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस तरह से परिकल्पना की कि परमाणु किस प्रकार से बना है। तो परमाणु के लिए सबसे पहले परिकल्पना की सर जे थॉमसन ने। थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। इस थॉमसन मॉडल को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, थॉमसन मॉडल को तरबूज मॉडल या पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज मॉडल या पुडिंग मॉडल। तो पुडिंग मॉडल में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हैं वह ऋणावेश युक्त होते हैं और जो समस्त परमाणु है वह धनावेश युक्त है। तो इन्होंने इसकी तुलना की तरबूज से। तो इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें तरबूज में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसके बीजों के समान लगे होते हैं और समस्त जो शेष द्रव्य है वह धनावेश युक्त होता है। तो ये इस पर हमारा थॉमसन परमाणु मॉडल था। थॉमसन परमाणु मॉडल को इस तरह से किया गया, लेकिन यह कोई अन्य तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए यह अमान्य कर दिया गया। दूसरा लेते हैं हम, ये किसी प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इसके कारण यह असफल हो गया। अब रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया। नाभिकीय मॉडल क्या था इनका, रदरफोर्ड का? रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, गोल्ड फॉइल। इसकी मोटाई थी लगभग 0.0004 सेंटीमीटर। इतनी पतली पन्नी को लिया उन्होंने। एल्फा कणों को लिया। एल्फा कण की बमबारी इस पतली पन्नी पर की गई। उन्होंने इसके बाहर एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगा दिया, क्यों, जिससे हम एल्फा कणों की स्थिति को पहचान सकें, देख सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, चित्र के अनुसार ही देख सकते हैं हम कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। इसमें उन्होंने एक पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बमबारी की। तो एल्फा कणों की बमबारी करने में एल्फा कण थे, कुछ एल्फा कण हैं, अधिकांशतः एल्फा कण हैं वो सीधे निकल जाते हैं। एल्फा कण हैं वो सारे सीधे निकल रहे हैं, अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं। इससे प्रदर्शित हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकला? इन्होंने रिजल्ट निकाला कि परमाणु में रिक्त स्थान होता है। परमाणु में रिक्त स्थान होता है और कुछ एल्फा कण थे वो अपने पथ से विचलित होते हैं। जैसा कि मेरा मार्कर से अपना पॉइंट कर पा रहा हूँ, तो ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने पथ से, अपने रास्ते से। तो इसका कारण था ये डेफिनेटली इन पर, क्योंकि एल्फा कण धनावेश युक्त होते हैं, इसलिए यह धन और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसलिए इससे प्रदर्शित हुआ कि जो अंदर कुछ धन आवेश इसके उपस्थित है, परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है? धनावेश उपस्थित है। इससे दूसरा सेकंड इन्होंने ये रिजल्ट निकाला। थर्ड क्या था कि कुछ एल्फा कण थे वो वापस अपने पथ पर लौट आए। ऐसे कणों की संख्या सबसे कम थी। थर्ड था हमारा, सबसे कम थी। इससे पता लगा कि परमाणु के अंदर कोई एक ठोस भाग होता है। परमाणु के अंदर कोई ठोस भाग होता है और उस पर धनावेश है। इसे ही बाद में नाभिक कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। इस तरह परमाणु का जो त्रिज्या थी, ये परमाणु नाभिक की तुलना में 10⁻⁻10 गुना ज़्यादा होती है। 10 लाख इसके लिए 10⁻⁻10 मीटर रेडियस। इस तरह से ये रदरफोर्ड का एल्फा कण संबंधी प्रयोग था। इन्होंने 3 प्रकार की स्थितियां देखी और 3 प्रकार की स्थितियों में ये 3 प्रकार के निष्कर्ष निकाले कि परमाणु के अंदर कोई पहला निकाला था कि कुछ अधिकांश एल्फा कण हैं वो सीधे निकल जाते हैं। इससे पता लगता है कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होता है।
दूसरा, कुछ अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, इससे पता लगता है कि अंदर धनावेश उपस्थित है। और तीसरा क्या था कि बहुत कम कण ऐसे थे जो वापस अपने पथ पर आ जाते हैं, वापस लौट आते हैं। इससे पता लगा कि परमाणु के अंदर ठोस भाग निहित है। तो इसमें ये जो ठोस भाग था इसी को नाभिक कहा गया। इसी में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है। लेकिन ये प्रयोग भी हमारा मॉडल था वो असफल रहा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, वो अगर बाहर चक्कर लगाते हैं तो उसमें परमाणुओं से निश्चित तौर से कुछ विकिरण निकलते रहेंगे, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कोई चलता हुआ कण, घूमता हुआ कण है, कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो वो विकिरण उत्सर्जित करता है, उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा। इस तरह से इन्होंने इस मॉडल अभी हमारा असफल रहा। तीसरा था हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसे बोर परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। बोर परमाणु मॉडल, बोर ने ये बताया कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वो निश्चित स्थान पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन्हें बाद में हमने इन्हें सेल या कक्षाएं कहा कि ये इलेक्ट्रॉन की सेल या कक्षाएं होती हैं निश्चित ऊर्जा स्तर की। उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल भी दिया। हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इन्होंने ये कहा कि परमाणु है उस नाभिक सूक्ष्म रहता है और क्लाउड इलेक्ट्रॉन के घूमने से ये क्लाउड जैसी संरचना बन जाती है। तो इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं रहती। ये इन्होंने इस तरह से अपना मॉडल दिया कि अंदर सूक्ष्म नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बताया इन्होंने। इनसे हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल ये था हमारा। अब हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल के पश्चात आते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक, तो कोई भी परमाणु है उसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, मोसले ने खोज की थी इसकी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, मोसले ने इसकी खोज की थी, पता लगाया था इसका परमाणु क्रमांक का, और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो जेड परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु मीन्स कोई आवेश नहीं होता, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। 1932 में हमारे न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो ये पता लगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी, मैं हटाता हूँ इन्हें। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल शब्द से बना है, न्यूट्रॉन वाला। तो इसमें इसे द्रव्यमान, तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में निहित रहता है। तो द्रव्यमान संख्या
ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ बुकों में एम से भी लिखा जाता है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इस तरह से तो हमारे इसमें मुख्य बातें थी कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, तो मोजले ने की थी। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और किसी तत्व द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसे कुछ शब्दों में, जिसमें हम अंतर आगे की क्लासों में कर पाएंगे। द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, तो ये परमाणु भार क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब मैं दूसरा बताता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं, यदि मान लीजिए कई तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर समान हैं तब हम उन्हें क्या बोलेंगे। तो कई तत्वों के परमाणु क्रमांक, बाद में तत्वों की खोज हुई, उनकी द्रव्यमान संख्या भी पता लगी, 1H3। तो इन सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक है वो 1 है। परमाणु क्रमांक इसका भी 1, इसका भी 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 1 थी, इसकी 2 थी और इसकी 3 थी। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और 6C12, 6C13, 6C14 इस कार्बन के समस्थानिक होंगे, कार्बन के समस्थानिक। आइसोटॉप्स, तो समस्थानिक हम किसे बोलते हैं, आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समभारी आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं उन्हें समभारी कहते हैं। अभी 7N14 ये दोनों हैं, इनके ऊपर द्रव्यमान संख्या समान है, इन्हें समभारी बोला जाएगा। आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स इस तरह से रहते हैं, समस्थानिक और समभारी। अब नेक्स्ट में बताता हूँ, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या अधिक हो जाती है तब वो उदासीन नहीं रहता। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या अधिक हो जाती है तब वो उदासीन नहीं रहता। जैसे हैं परमाणु क्रमांक, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, 11। Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 था तो 11 -1 10, प्रोटॉन 11, Cl, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17। केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो Na पर एक धनावेश लगा हुआ है। धनावेश क्यों लगा है, क्योंकि प्रोटॉनों की जो संख्या है वो 1 अधिक है। किसी पर धनावेश का अर्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और जितना धनावेश लगे हैं उतने प्रोटॉन उसके अंदर अधिक हैं। यदि ऋणावेश लगा हुआ है, इसका अर्थ रहता है कि उस परमाणु के नाभिक के अंदर उतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं प्रोटॉनों के कंपैरिजन में। प्रोटॉनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और यह धन या ऋणावेशित कण हैं, ये आयन कहलाते हैं।
धन या ऋण आवेश युक्त परमाणु आयन कहलाते हैं। परमाणु आवेश कहलाते हैं। तो आयन कैसे कहते हैं हम? आयन कहेंगे यदि किसी परमाणु पर धन या ऋण आवेश लगा हुआ है तब हम उसे आयन कहते हैं। आयन क्यों बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता या अधिकता के कारण, यदि उनके अंदर डेफिशिएंसी है या एक्सेस है तब आयन हमारे बनते हैं। एक लास्ट टॉपिक में लेना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए संयोजकता। संयोजकता वैलेंसी। वैलेंसी सबसे ओल्ड परिभाषा है किसी भी तत्व का एक परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर सकता है उसे हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ओल्ड डेफिनेशन है। इससे आगे हम अलग पढ़ेंगे कि संयोजी कोष क्या होते हैं, संयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ओल्ड परिभाषा है न्यूनतम H परमाणुओं की संख्या जो किसी एक परमाणु से जो संयोग करती है। संयोजकता किसी से जुड़ने की क्षमता। तो संयोजकता को हमने क्या परिभाषा कि किसी भी तत्व का एक परमाणु वन एटम जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ता है परमाणुओं से संयोग कर लेता है उसे हम संयोग करना, जुड़ना। उसे संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहेंगे। अब H2O, तो O से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? 2। तो O की संयोजकता होगी 2। O की संयोजकता होगी हमारी 2 होगी। NH3, N की संयोजकता कितनी होगी हमारी? 3। CH4, तो C की वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी? 4। NaH, Na की वैलेंसी कितनी होगी? 1। इस तरह से ये हमारा इस चैप्टर में हमारा केवल 8th क्लास में इतना ही डिस्कशन करना था। तो इसके लिए जो भी प्रॉब्लम है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है अब उन्हें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इन सभी को दोहराते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।